हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम पंजाब एंड वेलकम टू दी बॉटनी सेशन। आज के इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं पंजाब मास्टर कैडर के अंदर एक और टॉपिक के बारे में जिसका नाम है जेनेटिक्स। एवरीबडी इज फेमिलियर विद जेनेटिक्स। सबको पता है जेनेटिक्स क्या है। इसके अंदर हम बात करते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन की। इसके अंदर हम बात करते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर और आरएनए के स्ट्रक्चर की। इसी के अंदर आप बात करते हैं डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल की। इसी के अंदर आप बात करते हैं आरएनए वर्ल्ड की, जहां पर हम देखते हैं कि मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ये आपके अलग अलग तरह के आरएनएज प्रेजेंट होते हैं जो आपके ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, जिसको कंबाइंड फॉर्म में हम कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा, उसमें हेल्प करता है। राइट, सो जेनेटिक्स जो है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपका। और इसके अंदर आप यूजुअली देखेंगे कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और ज्यादा फाइन होने चाहिए, क्योंकि इसमें अगर आप डीएनए का एक भी चीज आपको गलत समझ आती है, अगर मैं बात करूं डीएनए के स्ट्रक्चर की, तो उसके अंदर आप की प्रोबेबिलिटी, आपके चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि आप उसमें मैक्सिमम चीजें गलत कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम करेंगे आपके जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स अलोंग विद द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यू नेवर नो कौन सा क्वेश्चन, कौन सा कंसेप्ट आपके एग्जाम में आ जाए, इसलिए कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए। जो क्वेश्चन आपको एज एन होमवर्क दिया जाता है आप उसे जरूर अटेम्प्ट कीजिए। देखिए कि उसके अंदर आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं वो आप कर पा रहे हैं, आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आती है। कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि डेफिनेटली बात हो, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। हम उसके बारे में भी डेफिनेटली बात करेंगे। राइट, सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सेशंस जो हैं वो पीडीएफ की फॉर्म में मिले, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले और बेल आइकन जो है वो आपका, उसे प्रेस जरूर कर दीजिए, क्योंकि जब फर्दर नोटिफिकेशंस आती हैं तो आपको उसमें इन्फॉर्म हो जाता है, आपको एक मैसेज आपके नोटिफिकेशन बार के अंदर आपको एक्सप्रेस हो जाता है, शो हो जाता है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक ऐसे क्वेश्चंस की जो मैंने लास्ट सेशन के अंदर हमने एक क्वेश्चन के अंदर बात की थी। एक क्वेश्चन था जो मैंने एज एन होमवर्क आप सबको दिया था कि आपको इसका कमेंट में आंसर करना है, एंड द क्वेश्चन वाज कुछ वास्कुलर बंडल्स डिस्क्राइब किए जाते हैं ओपन बिकॉज दिस। तो क्यों, किन वास्कुलर बंडल्स को हम ओपन वास्कुलर बंडल्स कहते हैं, वो हमें यहां पर आपको बताना था। राइट, तो पहला ऑप्शन है दे आर नॉट सराउंडेड बाय द पेरिसाइकिल। अब आपको पता है पेरिसाइकिल क्या होता है, हमने बहुत सारे सेशंस के अंदर पेरिसाइकिल की डेफिनेशन को डिस्कस कर लिया है। उसके बाद दे आर नॉट सराउंडेड बाय पेरिसाइकिल बट दे आर सराउंडेड बाय द पेरिसाइकिल बट देयर इज नो एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस का मतलब क्या है, इंटरनल लेयर, अंदर वाली लेयर जो है वो वहां पर प्रेजेंट नहीं होती है। दे आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। तो क्या उसे आप ओपन वास्कुलर बंडल कहेंगे जिसके अंदर आप सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम को प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपको पता है सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के लिए कौन से टिश्यूज भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद दे पोजेसेस द कंजक्टिव टिश्यूज बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम। तो किसे कहते हैं आपका ओपन काइंड ऑफ वास्कुलर बंडल्स। लेट्स टॉक अबाउट द करेक्ट आंसर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट्स सी, कि देयर इज योर बेसिकली प्रेजेंस ऑफ योर there is a strip of your cambium between the xylem and the phloem, right? तो ऐसे वास्कुलर बंडल जो है आपको डाइकोटिलेडोनस स्टेम्स और एंजियोस्पर्म्स के अंदर मिलेंगे, एंड देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ओपन फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ, इसलिए उसका नाम भी क्या है आपके ओपन वास्कुलर बंडल्स। तो बंडल्स वो वास्कुलर्स कौन से होते हैं जो आपके सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने आंसर किया है, हियर इज द नेम, दैट इज अवनीत, हर्षा पठानिया एंड अरिनुज जसवाल। आपके आंसर्स जो है दैट्स करेक्ट। गुड अटेम्प्ट गाइस, ग्रेट जॉब। ऐसे ही आंसर्स करते रहिए ताकि मैं आपके नेम्स जो हैं वो नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्प्ले करती रहूं। राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर जेनेटिक्स। Which of the following is not a correct statement with respect to DNA? तो अब यहां पर आपकी जो स्टेटमेंट है दैट इज रिगार्डिंग द डीएनए। डीएनए क्या है, किस तरीके से काम करता है, यहां पर आपको एक सिंपल सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। नॉट अ करेक्ट का मतलब है आपको फिर से यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो यहां पर जो आपके ऑप्शंस है कि ये लॉन्ग पॉलीमर है, आपको न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा डीएनए, बेसिक सब्सटेंस है, फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय द फ्रेडरिक मिशर। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट इसके अंदर रॉन्ग स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है, वो आपको यहां पर बतानी है।
Take your time and answer the question. So you can take up to 5 to 6 seconds to answer this question. ठीक है, आपके पास 5 से 6 सेकंड्स हैं, आपको इतने ही क्विकली आंसर करना है, क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं आपके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि उन 2-3 घंटों में आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, राइट। तो आप अपनी स्पीड को उस हिसाब से रखिएगा जिस हिसाब से आपके एग्जाम के अंदर भी नीड है। डेली प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप अल्टीमेटली क्वेश्चंस को रैपिड फायर की फॉर्म में सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका, लॉन्ग पॉलीमर है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, बेसिक सब्सटेंस है, यह सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर ने इसे आइडेंटिफाई किया था। तो यहाँ पर जो वर्ड है that is identified and the first and this is the long polymer. So इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, that DNA is not a basic substance. ये बेसिक नहीं है, जबकि ये कैसा है, that is the acidic substance. बेसिक नहीं है, acidic substance है। DNA न्यूक्लिक एसिड है ना, DNA क्या है, DNA और RNA आप किसके अंदर पढ़ते हो, इट्स दी न्यूक्लिक एसिड। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि why it is acidic in nature, क्यों हम DNA को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, why we call DNA as a nucleic acid। कमेंट करके मुझे इसका आंसर जरूर बताना। I'll be waiting for your answers। एक बार मुझे जरूर बताना कि DNA को एसिडिक क्यों कहते हैं, why not basic, है ना, हमने बोला यहाँ पर बेसिक नहीं है। तो इट वॉज बेसिकली फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय द मिशर इन 1869। लॉन्ग पॉलीमर है आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का, और ये न्यूक्लियस के अंदर ही मिलता है, एंड इट्स डीऑक्सी है, तो ऑब्वियसली आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं प्यूरीन्स एंड पिरिमिडिन्स। तो डीएनए का जो बेसिक फंक्शन है उसके अंदर वी टॉक अबाउट द टू टर्म्स, प्यूरीन्स एंड पिरिमिडिन्स, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन एंड साइटोसिन। इक्वल प्रोपोर्शन में होता है। चारागाफ रूल आपका यहाँ पर यूज होता है, ठीक है। सो दिस इज चारागाफ रूल। तो आपको यहाँ पर चारागाफ रूल भी पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। कई बार क्वेश्चन में डेफिनेटली आता है, रिपीटेडली बहुत सारे क्वेश्चन पेपर के अंदर इस रूल को देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is the characteristic feature of an organism? अब सिंपल सा ना एक सवाल है कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है या क्या होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है देयर इज योर नंबर ऑफ आरएनए, बेसिक फीचर ऑर्गेनिज्म के अंदर, नंबर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम या लेंथ ऑफ डीएनए। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है एक ऑर्गेनिज्म का। जब भी आप एक ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे तो उसमें बेसिक कैरेक्टर आप क्या फाइंड आउट करते हैं, वेदर इट इज योर ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा फीचर आपको लगता है कि दैट इज द इंपॉर्टेंट वन। टेक योर टाइम एंड आंसर द क्वेश्चन, ए, बी, सी या फिर डी। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म बोला यहाँ पर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। ऑब्वियसली लेंथ ऑफ द डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, नंबर ऑफ बेस पेयर्स। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर देखी जाती है, एंड इट्स बेसिकली एसिडिक इन नेचर, और ऑल्टमैन ने ही कहा था कि इट इज अ न्यूक्लिक एसिड। तो यही मैंने आपसे पूछा है कि आपको कमेंट करके बताना है कि हम इसे न्यूक्लिक एसिड, एसिडिक नेचर आपके डीएनए का किसकी वजह से है, वो आपको कमेंट करके यहां पर बताना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए। तो अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसके अंदर कितने बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट, जो मोस्टली कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं डीएनए के अंदर, उनका नंबर कितना होता है, 1 2 3 4। हाउ मेनी, मेनी मीन्स इट इज आस्किंग अबाउट द नंबर्स, कितने नंबर के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं आपके डीएनए के अंदर। तो बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए की कितने कंपोनेंट्स है, 1 2 3 या फिर 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर सी। आपके 3 कंपोनेंट्स होते हैं बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए के अंदर, जिन्हें हम न्यूक्लियोटाइड्स भी कहते हैं, दैट इज प्यूरिन, पिरिमिडिन और आपका डीऑक्सीराइबो शुगर एंड अ फॉस्फेट ग्रुप। तो ये बेसिकली क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड की कॉम्पोजिशन है। अगर आप डीएनए के अंदर कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, सो डीएनए जो है बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ योर न्यूक्लियोटाइड्स, राइट। ये आपके न्यूक्लियोटाइड्स से बना है। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स की कॉम्पोजिशन बेसिकली ये होती है जो हम देखते हैं ना, दैट इज एक शुगर का बेस प्रेजेंट होता है, एक नाइट्रोजन का बेस प्रेजेंट होता है दैट इज प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स, और एक इसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका फॉस्फेट ग्रुप। तो 3 कंपोनेंट से बना है आपका न्यूक्लियोटाइड। लेकिन अगर मैं इसे किसी एक टर्म के साथ फ्यूज कर दूं, मतलब वर्सेस में रखूं, दैट इज न्यूक्लियोसाइड्स। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। तो यहाँ पर टाइड है, ठीक है, तो ये सर्फ वाला टाइड बिल्कुल नहीं है, इट्स टाइड अकॉर्डिंग टू दी
स्ट्रक्चर, कंपोनेंट्स की वजह से इसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। वेयर एज एक और स्टेटमेंट है दैट इज योर न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फेट ग्रुप इज एब्सेंट, देयर इज ओनली अ शुगर बेस एंड अ नाइट्रोजन बेस। तो दो ही चीजें प्रेजेंट होती है, एक शुगर प्रेजेंट होता है और एक आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, दैट्स इट। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन योर न्यूक्लियोटाइड्स एंड योर न्यूक्लियोसाइड्स। तो दो ही चीजें आपकी इसके अंदर डिफरेंस होती है, राइट। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपकी तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्यूरिन। अब सिंपल सा आपको प्यूरिन्स के लिए बताना। तो प्यूरिन बेसिकली क्या है, आपका नाइट्रोजिनस बेस पेयर है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड है और नाइट्रोजिनस आपके कॉम्पोनेंट्स है। आपको इसमें प्यूरिन से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, यानी तीन इसके अंदर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं और एक ही करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है दे आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, सही है। दूसरा, प्यूरिन्स जो है वो 7 मेंबर्ड स्ट्रक्चर है, राइट और रॉन्ग, ट्रू और फॉल्स, ये आपको देखना है, राइट। प्यूरिन्स जो है दे आर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, सही बात है। सिंगल है या डबल है, ये देखो 7 है या 8 है या 6 है, 1 है, कितना है, हेटेरोसाइक्लिक है या होमोसाइक्लिक है। और थायमीन जो है इज एग्जांपल ऑफ प्यूरिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वन, मतलब इसमें से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, बाकी तीन की तीन स्टेटमेंट्स जो है वो गलत है। ए, बी, सी या फिर डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। प्यूरिन्स जो होते हैं दे आर द नाइट्रोजनस बेसिस एंड दे आर बेसिस है और हेटेरोसाइक्लिक कंपोनेंट्स हैं और कंपाउंड्स हैं। हेटेरो मींस डिफरेंट, साइक्लिक कंपाउंड्स हैं। दे आर नॉट 6, दे आर नॉट 7, दे आर 9 मेंबर्ड हैं और सिंगल नहीं होते, दे आर डबल मेंबर स्ट्रक्चर्स, राइट, डबल रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। नाइट्रोजनस 1 और 3 पोजीशन पे, 7, 9 पोजीशन पे प्रेजेंट होता है। एडेनिन, ग्वानिन आर द एग्जांपल्स। थायमीन आपका वैसे भी पिरिमिडीन्स के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पिरिमिडीन्स। तो हमने नाइट्रोजनस कंपाउंड्स के अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर दो चीजें देखी थी न्यूक्लियोटाइड के अंदर, दैट इज टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। दो तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिनमें नाइट्रोजन ऑब्वियसली कंपाउंड प्रेजेंट है, नाइट्रोजन कंपोनेंट इज देयर। तो वहां पर दो तरह के होते हैं, प्यूरिन्स होते हैं और एक पिरिमिडीन्स होते हैं। तो हमने अभी प्यूरिन्स के लिए करेक्ट स्टेटमेंट देखी। अब आपसे एग्जामिनर पूछेगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ पिरिमिडीन, करेक्ट भी पूछ सकता है और इनकरेक्ट। इनकरेक्ट का मतलब ये हुआ कि मेरे 4 ऑप्शंस के अंदर 3 सही है और सिर्फ एक गलत है। तो अब फिर से मुझे फीचर्स के ऊपर ध्यान देना है, पिरिमिडीन्स के, राइट। तो पिरिमिडीन का पहला जो ऑप्शन है दैट इज इट इज हेटेरोसाइक्लिक, वेदर इट्स ट्रू और फॉल्स। 7 मेंबर्ड रिंग है, साइटोसिन इज एन एग्जांपल ऑफ पिरिमिडीन, या फिर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। ए, बी, सी, डी, पिरिमिडीन किस तरीके का कंपोनेंट है, किस तरीके का इसका पार्ट है, वो आपको यहाँ पर बताना है। ए, बी, सी या फिर डी। टेक योर टाइम एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको समझ आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीजें, देखो अगर करेक्ट इनकरेक्ट, अगर मैं आपसे पूछती विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पिरिमिडीन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्यूरिन, तो आप बहुत जल्दी बता दोगे। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, 4 ही तो चीजें हैं, राइट। तो 2 चीजें ऑब्वियसली उसके अंदर नहीं होंगी, 2 चीजें होंगी। ये क्वेश्चंस फिर भी कंपैरेटिवली इजी नहीं है, दे आर द इजियर वन, है ना। मुश्किल कौन से होते हैं, स्टेटमेंटल क्वेश्चंस होते हैं, जहां पर हमें उनकी फीचर्स को याद रखना पड़ता है। तो यहां पर आपको जो क्वेश्चन आया है वो आपके फीचर्स से ही आया है, राइट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर बी, दे आर नॉट 7 मेंबर्ड रिंग्स, ठीक है। तो जो इनकरेक्ट है दैट इज 7 मेंबर्ड। दे आर द टाइप ऑफ जिनके पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है एंड दे आर 6 मेंबर्ड सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, मतलब बाकी सारी स्टेटमेंट सही है, बस एक गलत थी जिसमें 7 बोला गया है। 6 वाले के अंदर पिरिमिडीन्स के अंदर नाइट्रोजन फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट होता है और थर्ड पोजीशन पे प्रेजेंट होता है रिंग्स के, एंड इट बेसिकली इंक्लूड्स दी थायमीन, यूरासिल एंड साइटोसिन। तो ये जो यूरासिल होता है इट बेसिकली रिप्लेसेस द थायमीन इन द केस ऑफ आरएनए। तो आरएनए में जो आपके स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो बनते हैं एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल एंड योर साइटोसिन। और डीएनए के अंदर आपके बनते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन। थायमीन की जगह देयर इज यूरासिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स अ नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू द पेंटोज शुगर। अब यहां पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है आपके नाइट्रोजनस बेस के साथ और पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन और शुगर के बीच में कौन सा जो बॉन्ड है वो प्रेजेंट होता है आपके डीएनए के अंदर। फॉस्फेट, एस्टर, पेप्टाइड या एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कौन सा वाला।
ए बी सी डी। नाइट्रोजिनस एंड योर शुगर, दो चीजें, दो नाइट्रोजन के बीच में नहीं पूछा गया है। एक तरफ नाइट्रोजन है और दूसरी तरफ आपका पेंटोज शुगर है, यानी कि डीएनए के केस में इट्स योर डीऑक्सीराइबोज और आरएनए के केस में इट्स राइबोज। ए बी सी डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन? फॉस्फेट होगा, एस्टर होगा, पेप्टाइड होगा या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। आप चाहे तो इसके अंदर एलिमिनेशन मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। हर एक बॉन्ड को देखिए कि कौन सा आपका बॉन्ड कहां पर प्रेजेंट होता है, यहां पर लगेगा आपका एलिमिनेशन मेथड। ए बी सी डी। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज योर डी, दैट इज इनके बीच में होता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जिसकी वजह से देयर इज अ ग्लूकोसाइड फॉर्म्ड और फिर आपका देयर इज योर लिंकेज, राइट? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं हम उसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्रू विच अमंग द फॉलोइंग लिंकेजेस आर द टू न्यूक्लियोटाइड्स कनेक्टेड थ्रू द एंड ऑफ 3 to 5 प्राइम एंड? तो कौन से लिंकेजेस होते हैं आपके दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में? फॉस्फोडाईईथर लिंकेज, फॉस्फोडाइसल्फाइड, डाइनाइट्रेट या फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ए बी सी या फिर डी, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है आपके दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, जिसकी वजह से दे आर कनेक्टेड थ्रू दी 3 to 5 प्राइम एंड? दीज आर 3 to 5 प्राइम एंड्स हैं जिसके ऊपर नाइट्रोजनस बेसेस आर अटैच्ड विद ईच अदर। ए बी सी या फिर डी? हाँ जी, the correct answer of this question is D, that is phosphodiester linkage। तो ये आपको 3 to 5 प्राइम एंड पे मिलती है एंड दे बेसिकली लाइंग क्लोज टू ईच अदर। तो फॉस्फोडाइस्टर जो लिंकेज होती है ये आपके दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में होती है। तो जितने भी आपके बॉन्ड्स वाले क्वेश्चन है ना कि कौन सा बॉन्ड कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आपके कार्बन्स के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कौन से आपके शुगर मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन से लिंकेज होती है, आपके प्रोटीन्स के बीच में कौन से लिंकेजेस होती हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो रिपीटेडली आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो अगर आप ऑब्वियसली प्योर बायोलॉजी है आपकी, है ना, पूरा का पूरा सब्जेक्ट वाइज अगर आपका क्वेश्चन आ रहा है, बायोलॉजी आपका मेजर सब्जेक्ट है, देयर आर मेनी चांसेस, है ना, बहुत मतलब 75% चांसेस, 75 to 80% चांसेस है कि आपको इस तरीके का सवाल डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सो मेक श्योर कि आप इन तरीके की चीजें जब आप डीएनए को प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहां पर आप बॉन्ड्स पे भी ध्यान दें। बाकी सारी चीज थ्योरेटिकल है ना, थ्योरीज है, ये हुआ, फिर डीएनए बना, क्रोमोसोम के अंदर होता है, वहां पर जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बेसिक यूनिट डीएनए की भी बेसिक यूनिट है, दैट इज कॉल्ड एज जीन, राइट? तो वो भी कहाँ होता है? क्रोमोसोम के अंदर। अब उनकी अलग अलग लोकेशंस होती हैं, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको करनी है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु कंसीडर्ड डीएनए एज अ न्यूक्लिन? तो ऐसा तो नहीं है कि डीएनए को न्यूक्लिक एसिड बस एक बार निकला, डीएनए आइसोलेट किया और बोल दिया डीएनए जो है वो एक न्यूक्लिक एसिड है। नो, डीएनए एक न्यूक्लिन है, पहले ये माना गया। और ये चीज किसने बोली? हु कंसीडर्ड? डीएनए को सबसे पहले न्यूक्लिन किसने कंसीडर किया? वॉटसन, मिशर, क्रिक या फिर फ्रैंकलिन? ए बी सी डी। तो ये थ्योरेटिकल है, साइंटिस्ट पे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये चीजें यूजुअली हम भूल जाते हैं। तो जब हम भूल जाते हैं एग्जामिनर उसी को पेपर में डाल देता है। तो इसलिए कोई भी चीजें भूली नहीं है। हो सकता है आपको साइंटिस्ट पे जो क्वेश्चंस आए, अब हम तो एक एक फॉर्म में कर रहे हैं साइंटिस्ट को, पर हो सकता है कि साइंटिस्ट आपको मैच द फॉलोइंग में भी आए, राइट? मैच द फॉलोइंग, उसमें भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। साइंटिस्ट को मैच द फॉलोइंग्स में मोस्टली चांसेस होते हैं कि पूछ ले, या तो वन लाइनर होगा, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, या आपको मैच द फॉलोइंग देंगे, राइट? सो इसका जो करेक्ट आंसर है, न्यूक्लिन को सबसे पहले बोला गया था मिशर ने। तभी तो उन्हें बोला जाता है कि सबसे पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया था डीएनए को, दैट इट्स एन एसिडिक सब्सटेंस, कि ये एसिडिक सब्सटेंस है न्यूक्लियस के अंदर। और फिर ये 1980s ही वाज नॉट एबल टू फुली स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ डीएनए, बट ही बेसिकली आइसोलेटेड सच अ लॉन्ग पॉलीमर। बाद में 1950s के अंदर ऑब्वियसली फ्रैंकलिन ने एक एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी की डीएनए की, जिसमें एक्सरे का क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक से उन्होंने उसको आइसोलेट करने की और उसे स्टडी करने की कोशिश की। उसके बाद वॉटसन एंड क्रिक ने उसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, सेमी कंजर्वेटिव नेचर, दो चीजें वॉटसन एंड क्रिक मॉडल से जानी जाती है, वो आपके डीएनए के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following enzymes are used to transcript a portion of DNA into messenger RNA? So what is this? This question is basically asking about the transcription. तो ट्रांसक्रिप्शन में हम क्या करते हैं, यहाँ ट्रांसक्रिप्शन में हमारा बनता है डीएनए से आरएनए, राइट? तो डीएनए से हमारा आरएनए बनता है. दिस इज कॉल्ड एज योर ट्रांसक्रिप्शन. सो लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट द सेंट्रल डॉगमा आफ्टर द करेक्ट आंसर. तो यहाँ पर कुछ चीजें आपको बोली गई है कि आपको एंजाइम यहाँ पर बताना है कि कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है जिसे यूज किया जाता है ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए. अगर मुझे डीएनए से आरएनए बनाना हो तो कौन सा एंजाइम मैं यहाँ पर यूज करूंगी, ये सवाल आपसे ये पूछ रहा है. पहला है आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, प्रोटीन पॉलीमरेज या हाइड्रोलेजेस. देखो सबके पीछे एज लगा है, सारे के सारे एंजाइम्स हैं. अब आपको देखना कौन सा एंजाइम कहां पर यूज होता है, यानी एलिमिनेशन मेथड अगर आप कर सकते हैं. अदरवाइज ये क्वेश्चन में एलिमिनेशन करने की जरूरत नहीं है. दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इजियर देन द अदर क्वेश्चंस जहां पर स्टेटमेंटल क्वेश्चन नहीं है. दिस इज अ वेरी डायरेक्ट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन. यहाँ पर तो आपको पता ही होता है कि कौन सा एंजाइम कहां पर यूज करते हैं. तो ये हम कहाँ यूज करते हैं, जब हम सेंट्रल डॉगमा पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि कौन सा एंजाइम कहां पर यूज होता है. एंड देयर इज ऑल्सो अ ट्रिक टू लर्न. जो चीज बन रही है ऑब्वियसली वही एंजाइम भी यूज होता है. ठीक है, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं आप. अगर आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है, याद नहीं हो रहा है, तो फिर आप ऐसी चीजों को कर सकते हैं. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ए, यानी कि देयर इज योर आरएनए पॉलीमरेज. तो मैंने आपसे क्या कहा कि जो चीज बन रही है उसी का पॉलीमर यूज होता है, राइट? तो यहाँ पर डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए. तो कौन सा एंजाइम यूज होगा, आरएनए पॉलीमरेज. और रेप्लिकेशन में क्योंकि डीएनए की कॉपीज बनती है, डीएनए से नया कॉम्प्लीमेंट्री नए डीएनए बनता है ना, डीएनए रेप्लिकेशन में तो नए स्ट्रैंड्स बनते हैं, तो वहां पर डीएनए पॉलीमरेज यूज होता है. करेक्ट आंसर इज योर आरएनए पॉलीमरेज, राइट? तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दो प्रोसेसेस होते हैं जिसे हम कहते हैं दैट इज योर central dogma. And with the help of RNA polymerase, DNA is also copied to the new strand or new messenger RNA. तो यहाँ पर एक और चीज आपको बताती हूँ. जैसे आप सेंट्रल डॉगमा बनाते हैं, सो देयर इज योर एक यूनिवर्सल फैक्ट भी आपको इसी के साथ बताती हूँ. डीएनए से बनता है आरएनए और हम ना हमेशा हाफ एरो लगाते हैं. आप अपनी बुक्स में देखिएगा डीएनए से बना आरएनए ऐसे लगता है हाफ एरो. मैं पूरा एरो नहीं बना रही हूँ, लेकिन आरएनए से बनती है प्रोटीन्स. सो ये आपका कोविड के अंदर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है. लेकिन कुछ केसेस के अंदर क्या होता है, आरएनए से डीएनए भी बन जाता है, राइट? अब देखो यहाँ पर जो आपका ये है डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. वी कॉल इट एज ट्रांसक्रिप्शन. और आरएनए से जो प्रोटीन्स बनती है वी कॉल इट एज ट्रांसलेशन. ठीक, अब मैंने कहा कि कुछ केसेस के अंदर आरएनए से क्या बन जाता है, डीएनए बन जाता है. आरएनए से डीएनए बनता है, यानी इसके अंदर प्रोसेस क्या हुआ है, रिवर्स हुआ है. सो देयर इज रिवर्स एंड इट्स ट्रांसक्रिप्शन. एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड इट्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज द टर्म जो यूज होती है. अब एक और चीज जो मैं आपको कह रही थी, यूनिवर्सल फैक्ट, दिस आरटी यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज ओनली एंड ओनली एक्सप्रेसेस बाय द वायरसेस. तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके ओनली बाय वायरसेस, ये सिर्फ और सिर्फ वायरसेस ही करते हैं, ओनली बाय द वायरसेस. तो ये आप फैक्ट याद रखो कि वायरसेस के अंदर ही ये चीज होती है. बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन में ये चीज नहीं होती है. तो जब कोविड क्योंकि वायरस के थ्रू होता है तो वहां पर भी आपका क्या होता है, देयर इज दी. तो यहां से पता चलता है आपको कि अगर आपकी बॉडी के अंदर देयर इज आरटी, और आरटी के बाद किया जाता है आरटी चेक करने के लिए ऑलवेज वी डू इट एज दी पीसीआर. तो इट्स दी, तो ये टेस्ट था आपका कोविड का, आरटी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. दिस इज एम्प्लीफिकेशन ऑफ द डीएनए, जहां पर हम डीएनए को जो लेंथ है उसको इंक्रीज करते हैं सो दैट हम डीएनए को फुली स्टडी कर सके, उसको देख सके कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, अगर कहीं पर कोई भी आपकी क्या है म्यूटेशन हुई है. जब वायरस एंटर करता है तो ऑब्वियसली पीसीआर से हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज योर सेंट्रल डॉगमा. पूरे प्रोसेस को हम सेंट्रल डॉगमा कहते हैं. I hope that this topic is now clear. Next, which is the correct complementary strand for AG double A double T CGC? So ये आपका करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शंस के अंदर कि इसके अपोजिट आपका कौन सा स्ट्रैंड बनेगा. डीएनए के अंदर डबल स्ट्रैंड्स है, एक स्ट्रैंड में ये दिया गया है आपका और दूसरी जगह आपको बनाना है. तो क्या होता है, ए के ऑपोजिट हमेशा होता है आपका टी, टी के ऑपोजिट ए, और जी के ऑपोजिट सी, सी के ऑपोजिट जी. तो आप जो भी आपको लगता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑपोजिट में डालकर इसका आपका आंसर निकल जाता है. इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन ट्राई इट बाय योरसेल्फ.
सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज योर सी, दैट इज योर एडेन एंड थायमिन जो है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ग्वानिन एंड साइटोसिन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है। सो द कॉम्प्लीमेंट्री इज ए के ऑपोजिट टी, देखो ए के ऑपोजिट टी है, जी के ऑपोजिट सी है, ए के ऑपोजिट टी है, फिर से ए के ऑपोजिट टी, देन इट्स ए, देन इट्स ए, राइट, जी सी के ऑपोजिट जी, जी के ऑपोजिट सी एंड सी के ऑपोजिट जी। सो द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर सी। Which of the following occurs in the process of central dogma reverse? अब बताओ, अब क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट ही बता दिया है, तो अगर सेंट्रल डॉगमा रिवर्स होता तो क्या होता है? कन्वर्जन होती है मैसेंजर आरएनए की डीएनए के अंदर, चेंजेस इन द क्रोमोसोमल कैरियोटाइप, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस होता है, जीएनए रेप्लिकेशन होती है, या जीन या प्रोटीन प्रोडक्शन प्रोसेस होता है। तो अगर आपको क्लियर है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या हुआ है, आपका जो आरएनए है इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू द डीएनए। ऐसे जो कन्वर्टेड डीएनए होता है इसको हम डीएनए नहीं कहते वैसे, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, राइट। तो क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, जिसमें आपका आरएनए से क्या बन रहा है? वापस डीएनए बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो जब आपका, अब आप देखो हमने एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है पूरा सेंट्रल डॉगमा का, जब एक कॉन्सेप्ट किया तो उसे कितने ही क्वेश्चंस अराइज हो जाए, आप सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। सो आई होप दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि किस तरीके से कौन सी चीजों को कैसे किया जाता है ना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग एंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? अब क्योंकि डीएनए का स्ट्रक्चर आपका कुछ ऐसे होता है ना, दिस इज द हेलिकल स्ट्रक्चर, एक स्ट्रैंड ऊपर से नीचे की तरफ आता है, एक नीचे से ऊपर की तरफ, दैट इज कॉल्ड एज स्टेबिलिटी, है ना। तो अब इससे क्या होता है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है। डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, यही है ना डबल हेलिक्स डीएनए का। तो ये स्टेबल होता है नेचर में, क्यों, किसकी वजह से स्टेबल है? क्योंकि देयर इज अ रिपीटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं डीएनए के प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो स्टेबल है। स्टैकिंग ऑफ वन बेस पेयर ओवर द अदर, इसलिए वो स्टेबल है। या फिर देयर इज प्रेजेंस ऑफ एन्यूपुलॉइडी या अकरेंस ऑफ क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट्स, ए बी सी डी। बड़ा टेक्निकल सा सवाल है, पर अगर आपको ये पता है कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसकी वजह से है तो आप इसका आंसर फिर भी कर पाएंगे। सोचो कौन सा चीज, कौन सा ऐसा रीजन है इन चार ऑप्शंस के अंदर जो आपके डीएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। व्हाई द डीएनए इज स्टेबल, डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है व्हाई इट इज स्टेबल, वो आपको यहां पर बताना है, ए बी सी या फिर डी। हाँ जी, करेक्ट आंसर इज योर बी, ठीक है। तो एक बेस पेयर जो है इट्स स्टैक्ड ओवर द अनदर वन इन अ हेलिकल फॉर्मेशन, इसलिए डीएनए आपका स्टेबल होता है। राइट हैंडेड कर्विंग फैशन होता है आपका डीएनए का, ठीक है। तो दिस इज दी, अगर रिपीटिंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे तो डीएनए कभी भी स्टेबल नहीं होगा। एन्यूपुलॉइडी तो एबनॉर्मलिटी एक्सप्रेस करता है आपका, राइट। और क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट में देयर इज अकरेंस ऑफ योर डिलीशन, डुप्लीकेशन एंड ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन? डीएनए से जब आरएनए बनना है तो आरएनए से क्या बनेगा? मैंने कहा था ना, अगर सेंट्रल डॉगमा आपका क्लियर है तो ऐसे ऐसे अगर क्वेश्चंस आते हैं, वैसे तो ये वैसे भी बहुत इजी क्वेश्चन है, डुएबल है, बट फिर भी अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और अगर आप चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो इस तरह के सवाल मुश्किल नहीं है। हमने किया ना अभी डीएनए से आरएनए, और आरएनए से क्या बनता है? मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए या प्रोटीन, क्या बनता है? डीएनए से आरएनए, आरएनए से, चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है इट्स डी, ऑब्वियसली प्रोटीन्स बनती हैं। तो इसमें मुझे ऐसा लगता नहीं है खास कि आपको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ये तो हमने सेंट्रल डॉगमा ही पढ़ लिया है ना। और जो मैसेंजर आरएनए था, एक चीज आप इसमें जो है वो ऐड कर सकते हैं, दैट इज जो ट्रांसलेशन होती है उसके अंदर जो आपके आरएनए यूज होते हैं वो आपके तीन तरह के यूज होते हैं, दैट इज मैसेंजर आरएनए, then it's your ribosomal RNA and it's your transfer RNA, ठीक। तो मैसेंजर आरएनए एज द नेम इज इंडिकेटिंग, मैसेंजर है तो ऑब्वियसली मैसेज लेकर आ रहा है, किसकी फॉर्म में? कोड्स की फॉर्म में, जिन्हें हम कोडोन्स कहते हैं, और यहाँ पर आप 64 कोडोन्स पढ़ते हैं। राइबोसोमल है, जहां पर भी बायोलॉजी के अंदर राइबोसोम आता है इसका मतलब सीधा सीधा है कि वहां पर आपके राइबोसोम्स प्रेजेंट है और वहां पर होगी प्रोटीन की सिंथेसिस। तो राइबोसोम मैसेज लेकर आते हैं प्रोटीन्स की जरूरत है, राइबोसोमल जो है दे आर इनटू द प्रोटीन सिंथेसिस, ये आपकी प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और एज द नेम इज इंडिकेटिंग ट्रांसफर आरएनए, वैसे तो इसका आपका 5 लूप स्ट्रक्चर होता है जिसकी एक दो मेन आर्म्स है इसके अंदर, मैं सिर्फ 2 मेन आर्म्स की बात कर रही हूँ, सिर्फ 2 होती है ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ,
जो ट्रांसफर आरएनए इसका स्ट्रक्चर होता है 2D 3D ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके। मैं दो मेन आर्म्स की बात कर रही हूँ, फर्स्ट आर्म एंड द सेकंड आर्म। दो ऐसी आर्म्स है जिसके अंदर इंपॉर्टेंट, वैसे डीएचयू लूप भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो एक जो आर्म होती है दैट इज एंटीकोडोन। मैसेंजर आरएनए के पास जो मैसेजेस वो लेकर आता है इन द फॉर्म ऑफ कोड्स, उसको आपकी फर्स्ट आर्म जो होती है वो डिकोड करती है, जिसको हम कहते हैं एंटीकोडोन्स। तो ट्रांसफर आरएनए की पहली आर्म उसे डिकोड करेगी, तब उसे वहां पता चलेगा कौन से अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। वो अमाइनो एसिड उठाकर आपके राइबोसोम को देता रहेगा। राइबोसोम के अंदर देयर इज अ चेन ऑफ योर अमाइनो एसिड्स, चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स, और फिर ये अमाइनो एसिड्स मिलकर बनाएंगे आपका प्रोटीन्स। फिर जैसे ही यहाँ पर प्रोटीन बन जाएगा, उसकी सेकंड आर्म जो है वो उसे आपके थ्रू आउट द सेल डिस्ट्रीब्यूट कर देगी जहां पर भी उसे रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर इस तरीके से आपके सेल्स जो है बनते हैं और ऐसे आपकी ट्रांसलेशन काम करती है। Which monosaccharide means single unit of your glucose molecule is present in the nucleic acid. तो न्यूक्लिक एसिड में क्या प्रेजेंट होता है? फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज या राइबोज? ABCD क्या प्रेजेंट होता है? कौन सा मोनोसेक्राइड प्रेजेंट होता है आपके डीएनए के अंदर? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का देखो, जब न्यूक्लिक एसिड लिखा है ना, तो यहाँ पर कभी भी वेरीफाई नहीं किया गया है कि डीएनए है या आरएनए है। वो कह रहे हैं दोनों के अंदर ही बता दो कौन सी शुगर होती है। ऑब्वियसली डीएनए के अंदर इट्स डीऑक्सी जो भी शुगर होगी, और आरएनए के अंदर नॉर्मल होती है, एंड इट्स योर राइबोज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, what is the process of copying genetic information from a single strand of DNA into RNA? क्या कहते हैं उसे? जब आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी होती है आपके एक स्ट्रैंड से डीएनए के इनटू द मैसेंजर आरएनए। ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसलेशन। सुना है नाम रिवर्स ट्रांसलेशन का कभी? A, B, C या फिर D? Process of copying genetic information from a single strand of DNA into the RNA known as A, B, C, D. Take your time and answer the question. The correct answer of this question is your B, that is your सिंगल ट्रांसक्रिप्शन। ऑब्वियसली ट्रांसक्रिप्शन होता है जहां पर आपका सेंट्रोलॉगमा, तो हम बार बार वही चीज कर रहे हैं। आई होप दैट अब आपको चीजें क्लियर होंगी। इन विच डायरेक्शन डज द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटलाइजेस द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन? किस डायरेक्शन में मूव करता है आपका डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज? तो अगर आरएनए पॉलीमरेज है तो कौन सी डायरेक्शन में होगा? हिंट, 3 to 5, बाय डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। डायरेक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द मीडियम, या फिर 5 to 3, दो ही डायरेक्शन होते हैं, 3 to 5, 5 to 3। तो आपका आरएनए पॉलीमरेज कौन सी डायरेक्शन में काम करेगा? या दोनों डायरेक्शन में काम करेगा, या इसकी जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करती है कि वो किस मीडियम के अंदर है, किस मीडियम के अंदर आपकी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो रही है, उस पे डिपेंड करता है। ABCD। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज D, दैट इज योर 5 to 3। तो पॉलीमराइजेशन हमेशा डायरेक्शन कौन सी होती है? 5 to 3 ही होती है। अदर स्ट्रैंड जो 3 to 5 रन कर रहा है उसे टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, और जो 5 to 3 होता है ऑब्वियसली दैट इज द कोडिंग वन। तो वहीं पर होगी आपकी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। Which of the following is initial start site for the process of transcription? तो ट्रांसक्रिप्शन की साइट कौन सी होती है? पहली स्टार्ट साइट, प्रोमोटर, टर्मिनेटर, ऑर्गेनाइजर या स्ट्रक्चरल जीन? तो ये आप जीन एक्सप्रेशन में भी पढ़ते हो कि कहां से आपकी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। स्टार्ट साइट कौन सी है आपकी ट्रांसक्रिप्शन की? A, B, C या फिर D? I hope the question is more clear to everybody. And the correct answer is your option number, that is promoter. अब एक चीज याद रखिएगा, आपकी जो चाहे आपकी ट्रांसक्रिप्शन है यानी कि डीएनए से आरएनए, चाहे आपकी ट्रांसलेशन है, दोनों को देख लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शन एंड योर ट्रांसलेशन, बोथ ऑफ द प्रोसेसेस आर डिफरेंट इन प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया। जब भी प्रोकैरियोट्स की बात आएगी आपको एक चीज याद रखना है कि इट इज टॉकिंग अबाउट द बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज योर यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स अलग अलग होती है, बट एक चीज कॉमन है। कॉमन क्या है? इसके स्टेप्स, दोनों के अंदर स्टेप्स सेम रहेंगे। क्या स्टेप्स है? दैट इज योर इनिशिएशन,
इलोंगेशन, ठीक है, इनिशिएशन होती है, देन योर इलोंगेशन एंड योर टर्मिनेशन. ये प्रोसेसेस विल बी द सेम. दिस इज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, राइट. तो ये चीजें आप याद रखिएगा. व्हाट इज सिस्ट्रॉन? एक जीन है विच बेसिकली कोड फॉर आरएनए. सिस्ट्रॉन किसको कहते हैं? सेगमेंट है डीएनए का जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूक्लियर कोड के लिए. एक सेगमेंट है डीएनए का जो कोड करता है पॉलीपेप्टाइड्स के लिए, या एक जीन कोडिंग फॉर द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. सिस्ट्रॉन क्या है? स्मॉलेस्ट है, लार्जर फ्रेगमेंट है, स्मॉलेस्ट है, जीन है, क्या है? ए बी सी डी. तो करेक्ट आंसर इज योर सिस्ट्रॉन जो है, इट्स योर सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोडिंग दी polypeptide chains. So you don't only have to read the statement, you have to understand the statement as well. जेनेटिक्स के अंदर अगर आप डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर कर रहे हैं, आप इसे ऊपर ऊपर से फ्लाईओवर बनाकर नहीं कर सकते और ना ही आप इसे रट सकते हैं. अगर आप में से किसी को लगता है कि आप क्रैम कर लेंगे जेनेटिक्स को, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर वहां से कोई क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्चुअल आ गया तो आप नहीं कर पाएंगे, है ना. क्रैमिंग में आप लाइन टू लाइन भी कितना ही क्रैम कर लोगे, नहीं हो पाएगा. तो इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. What is the role of transfer RNA? This is the previous year question as well. बहुत सारे पेपर्स के अंदर, एग्जाम्स के अंदर ट्रांसफर आरएनए का रोल जरूर आता है और सबको लगता है इट्स ओनली द ट्रांसफर. सो लेट्स टॉक अबाउट द रोल्स एंड फंक्शंस. पहला है इट प्रोवाइड्स द टेम्पलेट स्ट्रैंड. ट्रांसफर आरएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड प्रोवाइड करता है. इट ब्रिंग्स द अमीनो एसिड्स एंड रीड्स द जेनेटिक कोड. इट प्लेज अ कैटालिटिक रोल है इसका ट्रांसलेशन के अंदर, या स्ट्रक्चरल रोल है ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन. ए बी सी डी. तो एक टेम्पलेट हो गया, एक आपका ट्रांसफर का हो गया, एक कैटालिटिक हो गया, एक स्ट्रक्चरल हो गया. टेम्पलेट के कौन कौन से रोल्स हैं, या इसमें से कौन सा रोल है? व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रांसफर आरएनए? ऑब्वियसली इसमें से कोई एक ही होगा. ए बी सी डी. प्राइमरी रोल के बारे में आपसे पूछा गया है ट्रांसफर आरएनए का, कि ट्रांसफर आरएनए यूजुअली क्या करता है. तो अगर आपने पिछला कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा होगा, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बताकर हटी हूं, अगर आपने वो चीजें याद करी हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए कंपैरेटिवली इजी है. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. इसका टेम्पलेट स्ट्रैंड प्रोवाइड करता है, ठीक है, जेनेटिक कोड्स को भी रीड करता है, वैसे भी, है ना. तो प्राइमरी रोल, वैसे तो इसका जो आंसर होना चाहिए ना, इट्स ऑल ऑफ दीज, क्योंकि सारे ही होते हैं इसके अंदर. तो अगर ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज हो तो ऑल ऑफ दीज, बट मेन होता है कि ये आपके अमीनो एसिड्स को लेता है और जेनेटिक कोड को भी रीड करता है. Which of the following enzymes bind to the promoter and initiates the process of transcription? कौन सा एंजाइम बाइंड करेगा ताकि ट्रांसक्रिप्शन हो? सेम ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, तो कौन सा एंजाइम जाकर बाइंड करेगा आपके प्रोमोटर साइट के साथ, जो कि इनिशियल पॉइंट है फॉर द ट्रांसक्रिप्शन. डीएनए पॉलीमरेज, लाइपेज, आरएनए पॉलीमरेज या लाइसोजाइम. ए बी सी डी. और लाइपेज इज एन एंजाइम जो लिपिड्स के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है. तो कौन सा एंजाइम बाइंड करेगा आपका प्रोटीन के इसके साथ, प्रोमोटर के साथ, ताकि आपकी ट्रांसक्रिप्शन हो सके. ट्रांसक्रिप्शन इज डीएनए से आरएनए बनना. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क. ठीक है, तो आपको इसे होमवर्क एज एन होमवर्क है आपका. यू हैव टू कमेंट द आंसर. आई होप, ठीक है, आई होप कि बहुत सारे आंसर्स जो हैं वो मुझे डेफिनेटली मिलेंगे कमेंट सेक्शन के नीचे. तो आपको इसका आंसर कमेंट करना है, कमेंट करके आपको बताना है कि इसमें से इसका करेक्ट आंसर कौन सा है. वैसे तो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रिप्लाई कर रहे हैं, जो सेशन को भी देख रहे हैं. अगर आप सेशन को देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें, ठीक है. आपका एक लाइक जो है वो मुझे डेफिनेटली बूस्ट करता है. तो लाइक सेशन को जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जो भी मास्टर कैडर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि उनको भी हेल्प मिले. और नोटिफिकेशन जो अगर आप ऑन रहे और आप चाहते हैं कि आपको पता चलता रहे कि कौन सा जो आपका सब्जेक्ट है कब हो रहा है, कौन से टाइमिंग पे हो रहा है, तो आपको नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसे प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस क्लासेस की आती रहे. और अगर आपको ये सारे के सारे सेशंस पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, फ्री कंटेंट, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. उसका लिंक जो है वो आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. राइट. सो आई होप कि मुझे मैक्सिमम आंसर्स आएंगे कमेंट के नीचे. और फिर से मैं आपसे, देखो, हर सेशन के अंदर आकर मैं आपसे एक ही बात कहती हूँ, अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात होनी चाहिए और ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार ड्रॉप कर दीजिए कि मुझे ये टॉपिक नहीं समझ आया है.
हम फर्दर किसी ना किसी टॉपिक, किसी न किसी सेशन के अंदर मैं आपके उस सेशन के बारे में भी डेफिनेटली बात कर लूंगी, ताकि आपकी वो चीजें भी क्लियर हो जाए। जो स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए तो होमवर्क सेशन एक तरह से रिवीजन हो जाता है, बाकी जो कोर्स के अंदर भी एनरोल्ड है उनके लिए भी ये एक तरह से होमवर्क ही है ऑब्वियसली। तो जरूर कमेंट कीजिए। देखो, अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलता रहेगा कि आप मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आप मुझसे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आपको चीजें समझ आ रही है या नहीं आ रही है। तो इट्स जस्ट लाइक अ फेवर फॉर मी फ्रॉम योर साइड, कि आप मुझे बताते रहें टाइम टू टाइम कि आपको चीजें समझ आ रही है या नहीं। राइट, सो आई होप कि अब मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम आंसर्स जो है वो मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर डेफिनेटली मिलेंगे। बाकी हम नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।